हाँ जी एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डे वन का सेकंड सेशन, जिसमें हम जीके और रीजनिंग करेंगे। जो बच्चे मैथ्स के क्लास लेके यहाँ आ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। आई होप कि आपने सवाल किया होगा और कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जो सीधा इस वीडियो पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम एक सीरीज स्टार्ट किया है हमने, जो कि हम आज से लेके सीयूईटी के पेपर तक, या जो सीईटी का पेपर होने वाला है उसमें हमें अभी 50 से 60 दिन मिलने वाले हैं। तो हर दिन हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम मैथ्स, जीके और रीजनिंग यानी कि जनरल टेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें मैथ्स का क्लास अपलोड हो चुका है और अभी जीके और रीजनिंग की क्लास अभी ये आपकी चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए अपनी अगली क्लास, विच इज रीजनिंग एंड जीके, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके से। अच्छा, मैथ्स में क्या था, हमने 5 क्वेश्चन लिए थे जो कि अलग अलग टॉपिक के थे। तो यहां भी मुझे लगा मैं वैसा ही कुछ करूं, लेकिन ऐसा है कि रीजनिंग बहुत सारे बच्चों के लिए नया है। तो अगर हम एक क्वेश्चन लेते हो और फिर दूसरे टॉपिक का वो क्वेश्चन लेते हो तो शायद हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता था। तो इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पैटर्न चेंज किया है। और जो रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक है जो थोड़ा इजी भी है, और चूंकि आप मैथ्स करते हुए आ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट भी है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं और वो उसके थ्रू जो है आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात हम क्वेश्चन पे करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिए हुए रहेंगे जिसमें ये एक सीरीज रहेगी, एक सीरीज रहेगी। और इस सीरीज में हर 2 नंबर के बीच एक पैटर्न अप्लाई हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक लगा होगा। तो आपको उस लॉजिक को फाइंड करना है और उस लॉजिक को फाइंड करते हुए अपने मिसिंग आंसर पे आना है कि वो जो आंसर है वो क्या होना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन में, और आप जिस लेवल पे पेपर की तैयारी कर रहे हो वहां पे 4 क्वेश्चन, 4 लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये बेसिक ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब इसको कैसे हम पता करें कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या लगेगा। तो लग तो कुछ भी सकता है, लेकिन कुछ तो हम आसान कर ही सकते हैं ना। पूरा सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूं मैं आपको, बट थोड़ा ये है कि अगर असेंडिंग में जा रहा है तो आप प्लस और मल्टीप्लाई अप्लाई करो, और डिसेंडिंग में आ रहा है तो आप माइनस या डिवाइड अप्लाई करो, तो आपके आंसर शायद आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम सवाल और देखते हैं कि हमारी बात सच होती है या नहीं। तो अब देखो, जैसे इसमें 240, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 120 और फिर 40 और फिर 10 और फिर 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा लॉजिक हम अप्लाई करें, क्या ऐसा लॉजिक अप्लाई हुआ है जिससे हमारा ये मिसिंग टर्म आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर से भी जा सकता हूं, उधर से भी जा सकता हूं, बट मैं असेंडिंग के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उधर से आऊं। ठीक है, तो ये देखो 2 और 10, तो 2 और 10, तो 2 और 10, तो 2 के कब, जैसे 2 में हम अगर 8 प्लस कर दें तो भी 10 आ रहा है, लेकिन 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दे तो भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं। आप देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हो सकता है मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ हो, है ना, बट जो एट अ टाइम आ रहा है ना, वो लॉजिक को आप अप्लाई करो तो ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है वो लॉजिक अप्लाई कर जाए या चेंज करना पड़े, बट अप्लाई करने के चांसेस ज्यादा है। तो हम देखते हैं, इंटू 5 किया हमने, ठीक है, फिर आगे इंटू 4 किया, 10 और 40 देखते ही दिमाग में आ रहा है यार 30 प्लस हो रहा है तो भी 40 होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी 40 होगा, बट 4 मल्टीप्लाई ज्यादा जल्दी आया। ठीक है, ये देखो, फिर देखो इंटू 3। अब यहां तक में एक पैटर्न कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका है कि पहले 2 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 5 के बाद 4 से, 4 के बाद 3 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, 3 के बाद 2 आएगा ना। तो हम देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 122 जा 240, डन। अब फिर यहीं रुकना नहीं है, हमको आगे कंप्लीट कर लेना है। देखते हैं कि ये 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 241 जा 240। तो यानी कि हमारा ये लॉजिक क्या कर गया, अप्लाई कर दिया, कर गया, और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या होगा, 240। ठीक है, तो ऐसे करके आप लॉजिक क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे नहीं हमें इधर से जाना है, आप जा सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे उधर से मैं मल्टीप्लाई करते आया तो इधर से मुझे क्या करते जाना था, जैसे अभी बोला ना कि अगर डिसेंडिंग में होगा तो आप माइनस और
डिवाइड यूज कर सकते हो, तो या तो माइनस यूज होता या डिवाइड यूज होता। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। देखो मैं पहले 1 से डिवाइड कर रहा हूं, फिर 2 से करूंगा इस नंबर को, फिर 3 से करूंगा, फिर 4 से, फिर 5 से, तो शायद मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हमें। 4, 6, 9 और 27/2, तो इसको हम 13.5 भी लिख सकते हैं। अब जब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बना रहा था तब मेरे दिमाग में देखो ट्रिगर यहां से हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 4.5, गैप कितना है 4.5, और फटाक से दिमाग में आया यार 4.5 तो 9 का क्या है, हाफ है, तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इधर 4, इसका हाफ कितना होगा 2, वो प्लस होगा, 2 का हाफ क्या होगा, ओ सॉरी 6 का हाफ क्या होगा 3, तो ये देखो हमारा अप्लाई हो रहा है। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4.5 13.5। अब देखो तो 13.5 का हाफ क्या होगा 6.75, और फिर उसको हम इसमें प्लस कर देंगे, यहां लो 0 5, ठीक है, 7 5 12 का 2, और 13 6 19 और 1 20। तो इस सवाल का जवाब क्या है 20.25। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला सवाल क्या है, अब अगला सवाल देखो पॉइंट में है तो थोड़ा हमको परेशान कर सकता है, बट हमको परेशान होना नहीं है। 0.5 मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए या क्या आएगा। ठीक है, टीचर तो देखो हो सकता है एक सवाल को 2 बार 3 बार 5 बार करके बैठे हो, ठीक है, और आपको लगेगा यार ये सवाल तो देखो टीचर 5 सेकंड में लेके आ रहे हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, तो उससे आपको वो नहीं हो जाना कि टीचर 5 सेकंड में ला रहे हैं और मुझे तो 20-20 सेकंड लग रहा है, 1-1 मिनट लग रहा है। ठीक है, आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको यहाँ सवाल के आंसर पे नहीं जाना, वो ट्रिगर पॉइंट देखना है कि वो जो लॉजिक अप्लाई करते वक्त ना कहां पे ट्रिगर हो रहा है आपका माइंड, और उस लॉजिक को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलो देखते हैं। 0.50 है, यहां 0 इसलिए लिया कि बाकी सब पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। ये 1 है, इसको भी हम 2 बना देते हैं, मतलब 0.80 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 0.50 है, अब उसमें हम क्या जोड़ें कि 0.55 आ जाए। 0.05 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 0.55। अब अगेन बोला था ना असेंडिंग है, तो या तो हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं प्लस ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद 0.55 देखो अगला आ चुका है हमारे पास। उसके बाद 55 और 65 देखते ही मुझे लगा ना कि यार इसमें तो 0.10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया 65 आ गया। फिर 65 के बाद 80 मैंने देखा, मुझे लगा अरे इसमें तो 15 का डिफरेंस है ना, हम कंफर्टेबल तो है ना उसमें, नॉर्मल पॉइंट में नहीं है, लेकिन हमें अब ये तो पता है ना 65 में हम 15 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम पैटर्न बनाते हैं कि हमारा ये अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। तो ये देखो 5 है, 0.5 है, 0.5 का जब 0.10 हुआ यानी किससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, और फिर वो जुड़ गया। फिर 0.5 देखो किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, और फिर वो पीछे वाले नंबर में जुड़ गया। तो अगला 0.5 आप बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से ना, और 0.5 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा 2.0। ठीक है, और ये जुड़ के कितना आ जाएगा 0 8 2 10 का 0 और 1, यानी कि आंसर क्या आया 1। इसका आंसर होगा 1.00 या 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 5 6 9 15 डैश और 40। अब देखिए इस सवाल में क्या है, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में है, तो या तो प्लस अप्लाई होगा या मल्टीप्लाई अप्लाई होगा। तो मैं ट्राई करता हूं एक बार प्लस अप्लाई करने की, आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ये देखो, तो अगर मैं 5 + 1 कर रहा हूं कितना आ रहा है 6, फिर 6 प्लस मुझे ये नंबर देखना है ना, तो कितना कर रहा हूं, फिर मुझे ये नंबर देखना है ना, तो मैं कितना कर रहा हूं 6 कर रहा हूं, तो 15 आ रहा है। अब मुझे नहीं पता यहां कौन सा नंबर अप्लाई होगा, तो यहां मुझे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ना, तो ढूंढते हैं पैटर्न। तो देखो ये क्या प्लस हुआ है 2 प्लस हुआ है ना, ये क्या प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है, तो सिंपल पहला देखिए 2 प्लस हुआ, और फिर वो जो नंबर आया उसमें कितना 3, मतलब अगला नंबर जोड़ के ये आ गया, तो अगला क्या प्लस होगा बताओ, आप बताओ। तो 2 प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, तो क्या प्लस होगा 4 प्लस होगा, और 6 में 4 जुड़ के कितना आएगा
10 आएगा, और 15 में 10 प्लस हो गया कितना आएगा? 25 आएगा। 25 यानी कि वो नंबर क्या आ गया? 25। अब देखते हैं कि आगे हमारा वो फिट बैठ रहा है या नहीं। तो 10 में बताओ अब क्या प्लस होगा? 5 प्लस होगा ना, क्यों? 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्लस होगा तो कितना हो गया? 10 5 15, और वो फिर देखो इसमें जुड़ के कितना हो जाएगा? 40। यानी कि ये लॉजिक हमारा अप्लाई हो रहा है, और उसके हिसाब से आंसर क्या है? 25। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए उसको एक बार आप रिवाइज करके देखो, और खुद को साथ के साथ कॉपी पेन लेके आप बैठो और खुद साथ के साथ बनाओ तो और बेहतर होगा। अच्छा, इस सवाल में ना एक एरर है, देखो ये 3 मैंने गलती से 3 बार, वो एक जो है वो 3 बार टाइप कर दिया है, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे, तो देखते हैं क्या है। 1 1 2 6 24, फिर डैश, और फिर 7 20। तो अगेन देखते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर है तो या तो प्लस अप्लाई होगा या मल्टीप्लाई अप्लाई होगा। प्लस अप्लाई करेंगे, नजदीक में तो लग रहा है हाँ चलो प्लस अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दूर जाके लगा कि यार यहाँ तो प्लस में तो हम पहुंचेंगे नहीं 720 तक, तो एक बार मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, 1 into 1 किया, ठीक है, फिर 1 है, 1 into 2 किया, सही जा रहा है हमारा, फिर इंटू क्या किया। अब यहां देखते ही ना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए कि पहली बार 1 से हो रहा है, अगली बार 2 से हो रहा है, अगली बार 3 से, अगली बार आप देखो भी मत, ठीक है। ये देखो 1 into 1 मतलब, हाँ ये देखो, इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 6। अब आप खुद से देखो, उनका छोड़ दो, 3 के बाद देखो 6 3 जा, हाँ 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, और 126 जा 720, 720। तो यहां पे हमारा आंसर क्या है? 120। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो ऐसा नहीं है कि इनके जो क्वेश्चन, इनके जो आपने पैटर्न अप्लाई करा, जो आपने लॉजिक अप्लाई करा, वही लॉजिक हर क्वेश्चन पर अप्लाई हो, बट इससे मिलता जुलता और लॉजिक अप्लाई होगा। और एक चीज बताओ, रीजनिंग की खासियत, आपको याद करने का जरूरत नहीं होता, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रैक्टिस के लिए देखिए ये मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें ये सीरीज है और इसमें मिसिंग है, फिर हर जगह पे ये मिसिंग 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 है। आपको क्या करना है? फाइंड करना है। करिए प्रैक्टिस, आराम से होगा, नहीं होगा आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने जीके वाले सेक्शन पे। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल टेस्ट में जीके भी पूछा जाता है, तो अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये अगेन पीवाईक्यूज हैं, और फिर उससे रिलेटेड कुछ हम बातें करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जानेंगे जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जिसमें इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप में से किसी को आंसर पता है तो प्लीज बताइए, कमेंट करिए मेरे बताने से पहले। चलिए, तो इसके पहले इनके जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नियोगी। और यहीं से देखिए अब एक अगेन क्वेश्चन आता है कि अभी हो सकता है इस बार पूछ दे आपसे कि जो वित्त आयोग है उसके जो अभी करंट चेयरमैन है वो कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए यहां पे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहला क्या है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ये कितने साल के लिए बनता है, मतलब एक फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कितने साल का होता है? तो सही आंसर आप देख पा रहे होंगे, विच इज 5 इयर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है फाइनेंस कमीशन के जो रूल रेगुलेशंस है, वो कह सकते हो कि कौन से आर्टिकल में है? तो दैट इज आर्टिकल 280, आपको याद रखना है। उसके बाद अगेन कि ये जो चेयरमैन है इनको कोई ना कोई तो अपॉइंट करते होंगे, तो कौन अपॉइंट करते हैं? तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए क्या है ये, तो जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन है उसमें हमारे देश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं और उनके ऑब्वियस है कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए बहुत सारे कमीशन है, लेकिन उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहां लेने की कोशिश करी है, जिसमें पहला है यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो फर्स्ट चेयरमैन है आपको पता होना चाहिए, जो करंट चेयरमैन है उनका नाम है प्रीति सूडान। उसके बाद एनसीडब्ल्यू जो महिलाओं के बेटरमेंट के लिए काम करती है
है ना, उनके देखिए आपको पता होना चाहिए, आप देख लो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब देखिए इसको रेड करने का रीजन ये है ना कि ये करंट का सॉलिड क्वेश्चन बनता है। कौन है ये करंट चेयरमैन? एम जगदेश कुमार, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो करंट का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगेन सीएजी, सीएजी देखो अभी बहुत फेमस रहा है ना, सीएजी क्या करती है आपको पता है, और नहीं भी पता तो आपने अभी न्यूज अगर थोड़ा भी आप देखते होगे ना तो आपने देखा होगा, सीएजी रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट जो है सरकार के कामकाज को दिखाती है कि सरकार ने पिछले सालों में क्या किया है। अभी दिल्ली की भी सीएजी रिपोर्ट आई है जो नई सरकार ने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो वो कौन है? अब भी के संजय मूर्ति, करंट। तो ये जो रेड से है ना, ये जरूर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन। अब देखो इलेक्शन कमीशन में पहला वाला जो है आप पढ़ते हो इसको कहां पे? पोल साइंस में, 12th के जो बच्चे हैं उनको पता होगा। इकोनॉमिक्स में भी जो हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहां पे ये हमारा फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मेंशन है, डॉक्टर सुकुमार सेन। और अब भी जो है, अब भी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उनका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर कुमार। और इससे जस्ट पहले ये भी यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब बन सकता है कि ये जो अभी लोकसभा इलेक्शन करवाया गया और दिल्ली का जो विधानसभा इलेक्शन करवाया, उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम था राजीव कुमार, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आरबीआई। अब आरबीआई में जो है चेयरमैन नहीं होती पोस्ट, वो उसको बोलते हैं गवर्नर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे दो सवाल आते हैं फर्स्ट से। पहला कि जो हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो ब्रिटिशर थे, तो अगर वो आएगा तो आपको ये लिखना है। लेकिन अगर आए कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, तो वो कौन है? सीडी देशमुख, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हाँ, करंट गवर्नर, वो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। अच्छा, आरबीआई के बारे में आपको पता है ना कि जो नोट होते हैं उनपे साइन किनके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ छोटे नोट होते हैं ना उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, तो आप मुझे बताना कि वो नोट कौन इशू करता है, ठीक है, आरबीआई इशू करता है या कोई और एजेंसी? कौन कौन से नोट और कौन सी एजेंसी उसको आरबीआई के अलावा इशू करती है, आप कमेंट में बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसरो। अगेन इसरो देखो शुरू से एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन रही है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ कर रही है इसरो, है ना। तो इसरो के जो अभी करंट चेयरमैन है उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायण, ठीक है। और अगेन जो पहले थे वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन पे अभी एक वेब सीरीज भी आई है, आई होप कि आप उन्हें देखी होगी, या नहीं तो खाली टाइम निकाल के जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। रॉकेट बॉयज, ठीक है, आप देखना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। उसके बाद ये देखिए फर्स्ट चेयरमैन है डॉक्टर एस.ए. दवे और करंट चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्टी, ये हमारा टाइपिंग एरर है, लेकिन देखो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया। आप मुझे कमेंट करो कि ये जो करंट चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं? बहुतों को पता है तो कर दो कमेंट, और नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप बीएसटी और बीएसटी में पढ़ते हो, कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे और उनके करंट चेयरमैन और उनके फर्स्ट चेयरमैन, उनकी इंफॉर्मेशन आप प्लीज याद कर लो। उसके अलावा देखो एक और मैंने मेंशन करा है यहाँ पे, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कौन है? वी अनंता नागेश्वरन। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये सरकार के वित्तीय सलाहकार है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं यार इतना टाइम में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन करा, लेकिन नहीं, आप देखो यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आते हैं अब अगले सवाल पे। अब अगला सवाल क्या है कि ग्रीन हाउस गैस, इनमें से 4 गैस दिए हुए, इनमें से बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है ना ये एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक होती है, तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? नहीं, आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, थोड़ा सा तुक्का नहीं, लॉजिक। तो मिथेन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड करती है, तो वो है ग्रीन हाउस गैस। उसके अलावा देखो यहां पे अब सवाल आता है कि मिथेन का फॉर्मूला, बहुत बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ओजोन,
ओजोन भी हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन से बहुत सवाल आते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने ज्यादा सवाल नहीं लिया, बट ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज O3। और देखिए यहां पे ग्रीन हाउस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है, तो उसका आंसर मतलब जो धान के खेत होते हैं और ये जो लाइव स्टॉक्स यानी कि जो जानवरों के कचरे वगैरह होते हैं, काउडंग वगैरह, है ना, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, तो वो कौन सी गैस है, मीथेन, पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा ये देखो कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस नहीं है, तो आप देखो अब अगर ऑक्सीजन पता है बहुत अच्छा, लेकिन इतना आपको अगर पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो नुकसानदायक होती है, तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड फायदा करती है लेकिन नुकसान भी है यार इसका। फायदा क्यों करती है आप बताओ क्यों करती है, ठीक है, चलो हिंट देता हूं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके अलावा मीथेन नुकसान करती है एनवायरमेंट को, नाइट्रस ऑक्साइड नुकसान करते हैं एनवायरमेंट को, तो आप यहां से भी ले सकते हो, ऑक्सीजन किसी भी सेंस में नुकसान नहीं करती। ठीक है, उसके अलावा देखो हाँ प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जो एनवायरमेंट को लेकर ना दुनिया लगातार मीटिंग्स करती रहती है, ठीक है, और पीछे भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, और आपने 11th 12th में डोमेन में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पोल साइंस में और ज्योग्राफी वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें है पहला कि जो सीएफसी को रिड्यूस करने के लिए, कि सीएफसी का जो प्रोडक्शन है उसकी हम कमी करेंगे, उसके लिए सभी कंट्रीज ने मिलकर एक प्रोटोकॉल एक सबमिट करा था जिसको जाना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक तो सीएफसी को रिड्यूस करने के लिए और दूसरा ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए। तो जो सीएफसी को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज हुआ था ना वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जो हमारा याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो हुआ था वो क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन आप तीसरी चौथी में आपने पढ़ा होगा और उसके बाद से तो बहुतों बार पढ़ा होगा कि जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं। तो पिछली बार सवाल पूछा गया था, पिछली बार मतलब जस्ट पिछली बार नहीं, पीछे जब से सीयूईटी है तो पीछे के क्वेश्चंस में जरूर पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप में से किसी को आंसर पता है, बहुत अच्छा, लिखिए कमेंट में मेरे बोलने से पहले, अदरवाइज आंसर है गोमती। अब यहीं से देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया है, जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, श्री नगर जो है झेलम नदी के किनारे है, त्रिचिनापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, सूरत तापी नदी के किनारे है, कटक महान नदी के किनारे है, उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है आपको पता होना चाहिए, कोलकाता हुबली नदी के किनारे है। अच्छा यहां से एक सवाल और आता है हुबली नदी के बारे में, ठीक है, कि हुबली नदी पे एक पुल है, उस पुल का नाम आपको बताना है और उस पुल की खासियत क्या है वो भी आपको बताना है। तो आप कमेंट कर सकते हो, भर भर के कमेंट करो, ठीक है। चलिए अब आते हैं इधर, ये देखिए यहाँ पे जो है ना अभी कुंभ ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये सॉलिड क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ जो है प्रयागराज में ऑर्गेनाइज हुआ और वो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुंभ और कहां होता है, तो हम जानते हैं 4 शहर में होता है इंडिया के, और नहीं जानते तो प्लीज आप जान लीजिए ये 4 शहर हैं, और वो 4 शहर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। हरिद्वार और प्रयागराज कम पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये फेमस हैं तो सबको पता होता है, तो जो ये क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनको लगता है कि चलो कुछ वैसा पूछे जो थोड़ा अलग हो, ठीक है। चलिए उसके अलावा आपके लिए टास्क देखो, गुवाहाटी और जबलपुर ये किस नदी के किनारे हैं आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, तो एक क्वेश्चन तो होता ही होता है यार उनके मूवमेंट से, ठीक है। तो देखो उनका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे पूछा गया था जिस साल का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था, बताओ 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 बताओ, 1946 नहीं 1942, हाँ तो 1942 में चला था, ठीक है। अब देखो वहां से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं। गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट चंपारण, आपने इंग्लिश में बहुत जगह पढ़ा है, लेकिन रिसेंटली 12th क्लास में आपने इंग्लिश में इंडिगो चैप्टर में इसको पढ़ा है, तो भूल मत जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाता है 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कम इंपॉर्टेंट है बट ये भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है,
1918 में। उसके बाद देखिए खिलाफत मूवमेंट, ये तो गांधी जी ने नहीं चलाया था ना, लेकिन फिर भी यहाँ है तो कोई तो रीजन होगा। तो ये खिलाफत मूवमेंट ना अली ब्रदर्स चला रहे थे, ठीक है। वो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा की उपाधि वगैरह छीन ली गई थी, उसके रिगार्डिंग ये मूवमेंट चला था। और गांधी जी को लगा था कि ये हमारे लिए गोल्डन चांस है कि हम हिंदू और मुस्लिम एकता को स्ट्रांग करके अंग्रेजों पे और प्रेशर बना सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया था, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया खिलाफत मूवमेंट में। बहुत सारे मुस्लिम उनकी बात सुन रहे थे और उनको उन्होंने क्या किया, कन्विंस किया। और उसके जस्ट बाद उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है असहयोग आंदोलन, कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। डीप में आप तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, अभी तो पेपर की तैयारी है, बट पढ़ना जरूर, ठीक है। तो देखो उसके बाद इन्होंने 1920 में, आप देखो क्रोनोलॉजी, 1919 में चला तो इससे क्या हुआ, गांधी जी गए वहां पे और उन्होंने मुस्लिमों का सपोर्ट किया, मतलब लिया, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम कर सके वो। और उसके जस्ट बाद देखो उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया 1920 में, नॉन कॉपरेशन। और ये मूवमेंट में खासियत क्या था, यहाँ पे देखो सिर्फ एक तरफ का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये सबसे पहला बड़ा मूवमेंट था गांधी जी का, जहां पे उनको जात धर्म से ऊपर उठ के लोग सपोर्ट कर रहे थे और अंग्रेजों पे ज्यादा प्रेशर बन रहा था। उसके बाद अगेन एक और मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च, ठीक है, जो कि सिविल डिसोबीडियंस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे आप करेक्ट कर देना, ठीक है। जो कि 1930 में चला था। और फिर भारत छोड़ो, जो भी पूछा जा चुका है, हो सकता है वो रिवाइज कर दें दोबारा से क्वेश्चन को, तो 1942 आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद। अब यह है कि कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका नाम कुछ और है एक्चुअल में, बट हम उनको किसी और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले, जो कि पूछा जा चुका है सीवीटी में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वीरेंद्र दत्त। ये था वीरेंद्रनाथ दत्त था, या अजय दत्त, या आलोकनाथ दत्त, या नरेंद्र नाथ दत्त? बताइए बताइए, किसको पता चल गया? कमेंट करिए फटाफट। आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, हो सकता है दोबारा जाए, याद कर लो आप। लेकिन इससे अलावा देखो कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं, जैसे चाणक्य। पूरी दुनिया चाणक्य को जानती है, हमारे इंडिया में तो सब बच्चा बच्चा भी जानता है चाणक्य को, लेकिन उनका असली नाम क्या था? तो कौटिल्य भी बहुत लोग जानते हैं, बट ये जो विष्णुगुप्ता है ना, ये कम लोग जानते हैं और ये पूछ दिया जाता है। चाणक्य का असली नाम 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन रहेगा विष्णुगुप्ता, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक और फेमस पर्सनालिटी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये भी भर भर के पूछा गया है एग्जाम में, तभी मैंने पिक किया है आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। मूल शंकर तिवारी। उसके बाद बीरबल। बीरबल अगेन एक फेमस पर्सनालिटी है, बच्चा बच्चा इनको जानता है, इनकी कहानियां सुन के हम बड़े हुए है ना। उनका असली नाम क्या था? महेश दास। आप बताना कि आपको पहले से पता था या अभी पता चला, ठीक है। तानसेन, ये अगेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। क्या वो बारिश आ जाती थी इनके गाने से और दिए जल उठते थे, सुना है हमने, है ना। उनका नाम क्या था? रामधनु पांडे, याद रखिएगा। और अगेन शाहजहां, इनका भी नाम बहुत पूछा जाता है, और उनका नाम क्या है? खुर्रम। अब शाहजहां से याद आया कि इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, तो आप कमेंट कर सकते हो कि इन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए जो दिल्ली में है और आगरा में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हो गया खत्म। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि एक वीडियो मैथ्स की है, जो आपने देख लिया होगा या भी आप जाके देखोगे। और ये थी हमारी रीजनिंग और जीके की क्लास। इसी तरीके से फिर हम कल आ रहे हैं आपके लिए नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।